उसके बाद आगे इसी में हम बात करते हैं, एक अलग दूसरा कंसेप्ट है कि अगर हमारे पास में दो लाइंस दी हुई हैं, उनके बीच का मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो क्या होगा। जब हम 3D की बात करते हैं तो हमारे पास में दो केस हो सकते हैं। पहले 1D की बात करें, अगर 2D की बात करें हम, तो 2D में हमारे पास में दो केस हो पहला केस हो सकता है कि ओवरलैपिंग हो, या फिर वो इंटरसेक्टिंग हो, अभी 2D की बात कर रहा हूँ मैं, या फिर वो पैरेलल हो। 3D में एक और, इनके एडिशन में एक और केस हो सकता है, दैट इज स्क्यू लाइंस। कैसी होती है स्क्यू लाइंस के नॉन पैरेलल, पैरेलल भी ना हो, नॉन इंटरसेक्टिंग। अब ये अजीब बात हो गई कि पैरेलल भी नहीं, इंटरसेक्टिंग भी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं दिखाता हूँ आपको। हम चलते हैं 3D के अंदर। यहाँ पर मैं एक क्यूब बना लेता हूँ और अब यहाँ पर मैं लाइंस बनाऊंगा। एक तो मैंने ये बना ली जी और बी को जोड़ते हुए, और एक मैंने बना ली एच और एफ का ना, कोई भी दो मैं फेसिस से होते हुए लाइन बना सकता हूँ कुछ इस तरह से। अब अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे लाइंस को, ये देखिए, मैं इसको जूम आउट भी करता हूँ तो ये न तो पैरेलल है ना, और ना ही इंटरसेक्टिंग है। तो ऐसी लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी लाइंस को हम लोग स्क्यू लाइंस कहते हैं, जो ना तो पैरेलल हो ना इंटरसेक्टिंग हो। डायग्राम से क्लियर समझ में आ रहा है। ठीक है, इसको एक में फिक्स कर देते हैं। ये स्क्यू लाइन का कंसेप्ट हमें समझ आया। अब स्क्यू लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। मैं क्यूब को हटा देता हूँ। अब मेरे पास में सिर्फ दो लाइंस बच गई हैं। मुझे स्क्यू लाइन के बीच का जो लाइंस है मेरी, उनके बीच का अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर करना है तो मैं कैसे करूँगा। अगर मैं इस पर कहीं पर भी और कोई दो पॉइंट्स लेता हूँ जो रैंडम है, तो क्या होगा, वहाँ से डिस्टेंस तो मेजर हो जाएगी, है ना, लेकिन क्या वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, ये हमें अभी देखना है। मैं दो पॉइंट्स लेता हूँ, ठीक है, और इनको जब मैंने ऐड किया और डिस्टेंस मेजर करते हैं हम, ये वाली आ गई मेरे पास में डिस्टेंस जे। 9.84 है। अब जब मैं इनको पॉइंट्स को मूव करूँगा, कम हो रही है ना, जितना हम इस पोजीशन की तरफ बढ़ेंगे उतना ये कम, ज़्यादा होगी, कम होगी, इस तरह से मूव करती रहेगी। लेकिन मिनिमम कहाँ पर होगी, ये चीज़ हमें फाइंड करनी पड़ेगी। कैसे फाइंड करेंगे इसको।
मैं क्या करता हूँ, इनके बीच का एंगल भी मेजर कर लेता हूँ ताकि पता चले क्या एंगल से कुछ फ़र्क पड़ रहा है। अभी इतना एंगल है मेरा। जब मैं इस एंगल्स को थोड़ा सा मूव करता हूँ तो अब देखिए, जब ये दोनों एंगल्स एग्जैक्टली 90 नहीं बन रहे हैं अभी, जब ये दोनों एंगल्स 90 के बिल्कुल करीब होते हैं तो जो डिस्टेंस है वो मिनिमम होती है, इधर भी बढ़ती जा रही है, इधर भी एंगल्स के बढ़ने घटने पर बढ़ती जा रही है। जब वो दोनों दोनों बिल्कुल 90 के पास होते हैं तो वो बिल्कुल मिनिमम पर आ जाती है, ऐसा कुछ। अब थियरी ये है कि जब ये दोनों मिनिमम होते हैं तो जब इनके बीच की डिस्टेंस शॉर्टेस्ट कब होती है किन्हीं भी दो स्क्यू लाइंस के बीच की, जब ऐसी मुझे लाइन मिल जाए जो दोनों पर परपेंडिकुलर हो, यानी कि दोनों से बिल्कुल 90 डिग्री एंगल बनाती हो, वहाँ स्क्यू लाइंस, वहाँ पर जो है डिस्टेंस वो शॉर्टेस्ट होता है। अब इस चीज़ को हम यहाँ पर अगर ड्रॉ करें, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, एक लाइन मैंने ड्रॉ की और दूसरी मैंने ड्रॉ की ऐसे ना, ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, 3D में है तो इसलिए ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। अब इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो कब होगा, जब कुछ इस तरह से यहाँ पर यहाँ से इंटरसेक्ट करें कि ये एंगल भी 90 डिग्री हो और ये एंगल भी 90 डिग्री हो, तो उस केस में हमारा जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट होगा, ऐसा। अब अगर मुझे डिस्टेंस मेजर करना है, अब हम देखते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को मेजर करेंगे। अभी हम स्क्यू लाइंस की बात कर रहे हैं, स्क्यू लाइंस का बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। पहली चीज़, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को मैं नाम दे देता हूँ PQ, और जो मेरे पास में लाइन है फर्स्ट, उसको इक्वेशन है मान लेते हैं कि R1 इक्वल्स टू R इज़ आर्बिट्रेरी वेक्टर, वेक्टर R इक्वल्स टू A1 प्लस लेमडा B1, है ना। एक दूसरी जो मेरी लाइन है उसमें वेक्टर R इक्वल्स टू A2 वेक्टर A2 प्लस म्यू का सम अदर स्केलर B2। ये दो हैं, एक दो चीज़ें मेरे पास पता चली। जो PQ है उसकी जो मेजर है उसको D मान लेते हैं, ठीक है। अब आगे क्या चीज़ की ज़रूरत है मुझे, यही D जो है, ये PQ है, इसी को मुझे फाइंड करना है कितना है। अब हम क्या करते हैं, अगर मैं जब मेजर करने जाऊंगा तो मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता चलेगा ना कहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, अगर मेरे पास रियलिटी में दो लाइंस हैं या दो रोप्स हैं जो लाइन के फॉर्म में है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आर्बिट्रेरी पॉइंट्स ले लेता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर, इसको ST मान लेते हैं। ये जो लाइन है मुझे नहीं पता ये शॉर्टेस्ट है कि नहीं, पर मेरे पास में एक लाइन मिल गई है, और जो वेक्टर OS है वो वेक्टर A1 है ना, 2 पॉइंट्स उस पर थे, और जो मेरा वेक्टर OT है वो उनके पोजीशन वेक्टर जो है वो A2 है। इतनी चीज़ें अभी मेरे पास हैं। और किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, हाँ। अब मेरे पास में PQ जो है, PQ इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन 1 एंड लाइन 2, सो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, यूनिट वेक्टर से पहले वेक्टर परपेंडिकुलर टू। अब किसी भी लाइन का डायरेक्शन कैसा है वो हमें पता चलता है उसके B1 और B2 से। अब वो B1 के भी पैरेलल है, B2 के भी पैरेलल है, तो जो वेक्टर होगा वो B1 क्रॉस B2 होगा। जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो दो वेक्टर्स का, वो हमें उन दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर देता है। अब अगर मुझे यहीं से यूनिट वेक्टर निकालना है इस डायरेक्शन में, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, पहले तो जो वेक्टर आया परपेंडिकुलर वाला वो, और डिवाइडेड बाय उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये मेरे पास में क्या हो गया, PQ की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आ गया, है ना। इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ,
ये क्या आया, वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, और ये क्या है मेरे पास में, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ पी क्यू। ठीक है, अब पी क्यू की डायरेक्शन में मेरे पास में यूनिट वेक्टर आ गया। पी क्यू की अब मैग्नीट्यूड मैंने ऊपर डी लिखा हुआ है, तो मेरे पास में जो वेक्टर पी क्यू है वो क्या बन जाएगा, किसी भी वेक्टर को फाइंड करना है तो जितना उसका यूनिट डायरेक्शन में वेक्टर है उसको उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। डी बता रहा है कितना कितना बड़ा है और एन बता रहा है कितना, डायरेक्शन इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो मेरे पास में वेक्टर पी क्यू आएगा। अभी ना हम उस चीज़ को फाइंड करने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को टूल्स इकट्ठे कर रहे हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अब मेरे पास में ओ एस और ओ टी हैं, यहाँ से क्या मैं वेक्टर एस टी फाइंड कर सकता हूँ। वेक्टर एस टी होगा मेरे पास में वेक्टर ओ टी माइनस वेक्टर ओ एस, ये हो गया ए टू माइनस ए वन। अभी क्यों जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम एस टी की हेल्प से ही पी क्यू निकालने वाले हैं। अब यहाँ पर एक बात आती है कि एस टी जो पी क्यू है, जो डिस्टेंस है, इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर एस टी ऑन वेक्टर पी क्यू। प्रोजेक्शन आप लोगों ने वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ा होगा, मैं फिर भी बता देता हूँ। अगर ये मेरे पास में यहाँ पर ये पी क्यू वेक्टर है जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है, और ये मेरे पास में यहाँ पर है एस टी वेक्टर। प्रोजेक्शन का मतलब होता है परछाई, सीधा सीधा मतलब होता है प्रोजेक्शन का परछाई। अब जब हम ऊपर से परछाई डालेंगे किसी भी चीज़ की तो क्या होगा, वो यहाँ पर आकर एकदम 90 एंगल बनाएगी और यहाँ पर आकर भी वो 90 एंगल बनाएगी, है ना, ऐसे ही होगा। अब पी क्यू, मुझे यहाँ पर पी क्यू और एस टी के बीच में रिलेशन करना है तो मैंने क्या किया, पी क्यू को उठाकर मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दिया, है ना। तो ये जो एंगल था दिस वाज थीटा, ये तो ओबियसली परपेंडिकुलर होगा। ये जो मैंने पी क्यू को ऊपर शिफ्ट किया ये एंगल होगा थीटा। और यहाँ से प्रोजेक्शन वाला हम लोगों ने पढ़ा है कि क्या रिलेशन होता है, अगर आप यहाँ पर लगाएं कोस थीटा जो आएगा, कोस थीटा मेरे पास में आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि पी क्यू अपॉन एस टी, और यहाँ से मेरे पास में पी क्यू की वैल्यू आएगी एस टी कोस थीटा। ये हम लोग यूज़ करने वाले हैं प्रोजेक्शन की हेल्प से। अब क्योंकि पी क्यू इज़ प्रोजेक्शन ऑफ एस टी ऑन पी क्यू, जब यहाँ पर ये प्रोजेक्शन है तो मेरे पास में क्या होगा, मैं तो यहाँ पर इस चीज़ को मैं लिख लेता हूँ, सो पी क्यू इक्वल्स टू एस टी कोस थीटा। और ये कैसे आया वो अभी हम लोगों ने देखा। आगे अब चलते हैं, ये चीज़ें हम इकट्ठे कर रहे हैं। अभी लास्ट जो है स्टेप पर चलते हैं। मुझे पता है यहाँ पर मेरे पास वेक्टर पी क्यू और वेक्टर एस टी की बात हो रही है। क्या होता है अगर मैं वेक्टर पी क्यू और वेक्टर एस टी का डॉट प्रोडक्ट करूँ, दो वेक्टर्स का जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू वेक्टर एंड एस टी वेक्टर, तो क्या होता है, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इनटू कोस थीटा, ऐसे कुछ होता है। ठीक है, अब मैं वैल्यूज़ जितनी मेरे पास हैं मैं उतनी वैल्यूज़ रखने की कोशिश करता हूँ। अभी वेक्टर पी क्यू की जगह मैं क्या रखूँगा, यहाँ से ये मैं ये वाला ये पुट कर रहा हूँ, वेक्टर पी क्यू की जगह रखा मैंने डी इंटू एन। ठीक है, फिर एस टी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, एस टी की जगह मैंने ये यहाँ पर एस टी की वैल्यू निकाली थी, मैं ये एस टी की वैल्यू रख देता हूँ ए टू माइनस ए वन। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वही ना, मतलब पी क्यू कितनी डिस्टेंस कितनी है उसको मैंने कितना माना हुआ है, ये रही मेरे पास में पी क्यू की डिस्टेंस को मैंने माना हुआ है डी, ये हो गया डी। ठीक है, और मेरे पास में क्या है एस टी कोस थीटा, एस टी कोस थीटा की वैल्यू यहाँ से फिर कितनी आ गई, पी आ गई है मेरे पास में, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं फिर से डी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा मेरे पास में, एक डी से ये डी कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास में जो डी की वैल्यू बचेगी वो बचेगी एन कैप ए टू माइनस ए वन।
एन कैप की वैल्यू भी हमने फाइंड की है कि कहीं, एन कैप की वैल्यू हमने ये यहाँ फाइंड की हुई है, देखें आप यहाँ पर यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, मैं वो वैल्यू लिख देता हूँ। ये है B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाई में A2 माइनस A1। ये हुआ जो डिस्टेंस है, या फिर मैं कहूँ जो PQ है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो मेरे इस फॉर्मूले से निकल सकती है, जहाँ पर A2 A1 भी मेरी क्वेश्चन की लाइन से आ जाएंगे, B1 B2 भी लाइन से आ जाएंगे। इसको आप लोग है ना याद कर सकते हैं। उसके बाद अभी ये था वेक्टर फॉर्म में। सेम इसी अप्रोच पर जब काम करते हैं तो हमारे पास में आता है कि अगर कार्टेशियन फॉर्म में मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिखनी है, उसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ। जो ज़्यादा इजी हो, जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा हो, हम वो लिख सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस कार्टेशियन फॉर्म। और ये भी क्या थे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। दिस इज कमिंग फ्रॉम a2 माइनस a1 जो ऊपर लिखा था। फिर a1 b1 c1, ये जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया हुआ है b1 क्रॉस b2 का, ये वहाँ से आ रहा है a2 b2 c2, इधर से डिटरमिनेंट निकाला। और नीचे क्या आएगा, जो b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकाला है। पहले क्रॉस प्रोडक्ट b1 c2 माइनस b2 c1 है ना, क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसे आया c1 a2 माइनस c2 a1 b2 माइनस a2 b1। फिर उसका निकालना मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में क्या करते हैं हम, उनका स्क्वायर करते हैं, उसको सम करते हैं और रूट कर देते हैं ना। ये हमने मैग्नीट्यूड निकाला। तो ये जो हमारे पास में पूरा फॉर्मूला बना, डिस्टेंस पॉजिटिव होती है इसलिए इसको मोड के अंदर डाल देते हैं, ये मेरे पास में फॉर्मूला बन जाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस दोनों के लिए। अब हम बात करते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के लिए क्या होगा, पैरेलल लाइंस के लिए चीज़ें इससे भी थोड़ी सी आसान होंगी। बात कर रहा हूँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इससे पहले मैं ज़रा जो हमारा ग्राफ था उसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं ताकि नोट्स में वो यूज़ हो सके। अब ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पैरेलल लाइंस के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब अगर लाइंस मेरी स्क्यू होने की जगह पैरेलल है तो क्या होगा, पहले तो अगर पैरेलल लाइंस हैं तो उनकी इक्वेशन किस तरह की होगी, वेक्टर आर a1 प्लस लैम्डा b1 ऐसा कुछ होगा। दूसरा आर, अब पॉइंट तो अलग हो सकता है जिससे वो पास हो रही है, लेकिन जिसके पैरेलल है
वो तो सेम ही रहेगा ना वेक्टर, बस उसका फैक्टर जो है जिससे मल्टीप्लायर वो बदल जाएगा। यानी कि हमें क्या करना है, B2 की जगह बस B1 रखना है, तो उससे जो है चीज़ें किस तरह से बदलेंगी। अब फिर से सेम रीजनिंग चलेगी हमारी। मैं फिर से जो है फॉर्मूला लिखता हूँ। अगर मैं लाइंस बना लेता हूँ पहले, मेरे पास में लाइंस हैं, एक लाइन ये रही, दूसरी लाइन ये रही, और इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैंने मेजर करना है। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो मुझे मेजर करना है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ PQ, ठीक है। अब मेरे पास कोई भी दो रैंडम पॉइंट्स एग्जैक्टली मुझे नहीं पता चल रहा कि कहाँ से कितना डिस्टेंस है। मैंने दो पॉइंट्स लिए, ये और ये कोई भी दो है ना रैंडम पॉइंट्स, मैंने SP लिए और ये एंगल बना रहा है थीटा। अब मुझे उसकी हेल्प से SP मैंने कहीं से दो पॉइंट लिए पैरेलल लाइंस पर, मैंने वो मेजर कर लिया। अब वो उसकी हेल्प से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में कैसे मेजर करूँ, उसके लिए क्या होगा, मेरे पास में ये जो डिस्टेंस थी ये तो D है ना, इसको D लिख कर चलते हैं। अब क्या प्रोसीजर क्या होगा मेरा। अब यहाँ पर मेरे पास में जो ट्राइंगल है SPQ, उसमें जो इन्वॉल्व हो रहे हैं वो क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, वो हो रही हैं परपेंडिकुलर और उसका जो है हाइपोटेनियस SP। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस जो है वो साइन के थ्रू रिलेटेड होते हैं, तो इसीलिए इस बार मैं क्या करूँगा, मैं PQ और SP का जो है क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा, क्योंकि मुझे पता है जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ तो वहाँ पर मेरे पास में साइन थीटा इन्वॉल्व हो जाता है ना। तो साइन थीटा इन्वॉल्व करने के लिए मैंने किया, और साथ में मैं एक यूनिट वेक्टर डालता हूँ ये जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे होते हैं। और ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या काम करता है, वही दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर होता है। अब यहाँ से मैं अगर वेक्टर SP की बात करूँ क्या होगा, मेरे अगर जो है जो पॉइंट्स थे OS वो यूनिट वेक्टर A1 से रिप्रेजेंट हो रहा है, और जो OP है वो मतलब वेक्टर A2 से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इन दोनों की हेल्प से जब मैं वेक्टर SP निकालूंगा तो मेरे पास में आएगा OP माइनस OS, यानी कि A2 माइनस A1, ठीक है। अभी मेरे पास में वेक्टर SP की वैल्यू आ गई है, और फिर वही बात आती है कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे का प्रोजेक्शन है। इसको मैं लिखता हूँ। अभी फिर वही हम टूल्स इकट्ठे कर रहे हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। SP, लेट मी राइट इट, जो PQ है इज प्रोजेक्शन ऑफ SP ऑन वेक्टर PQ, वेक्टर PQ पर उसका प्रोजेक्शन है ना। अब फिर से प्रोजेक्शन है तो कौन सी साइड्स इन्वॉल्व हो रही हैं, मेरे पास में हो रही हैं साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन SP साइन थीटा इक्वल्स टू PQ। यहाँ से मेरे पास में PQ की वैल्यू भी आ जाएगी। अब फिर से हम वैल्यूज़ पुट करते हैं अपने मेन फार्मूला में। इस वाले फार्मूला में मेरे पास में PQ वेक्टर PQ की वैल्यू कितनी होगी, वही वेक्टर B जो है वो यहाँ पर आएगा, वेक्टर B है ना, B दिया हुआ है मैंने PQ को नाम, और SP है, फिर SP कितना आएगा, उनका क्रॉस प्रोडक्ट है तो वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1, SP की वैल्यू भी रख दी। फिर PQ का जो है मोड है तो मैं उसको B से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, या फिर वेक्टर B का मोड है ना, एक ही बात है, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, मुझे ये पता है। फिर है SP साइन थीटा, SP साइन थीटा की वैल्यू जब आप यहाँ से रखेंगे तो फिर से PQ आ जाएगा, वो फिर से वेक्टर B का मैग्नीट्यूड आ जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, अब मुझे वही निकालना है, नहीं बी नहीं आएगा, नहीं एक सेकेंड, ये आएगा मेरे पास में यहाँ पर पी क्यू जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो आएगा मेरे पास में डी, और मैं कुछ करेक्ट करता हूँ, शायद ऊपर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। यहाँ पर मैं जो है पी क्यू का नहीं, मैं यहाँ पर लूँगा वेक्टर बी के साथ, जो जो विच इज़ रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन, जो पैरेलल है, जो बी है ना यहाँ पर, इस बार B1 जो दोनों तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन को मेरे, उस डायरेक्शन का और मैं SP के बीच में जो है क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूँ, तो यहाँ पर ये एज इट इज़ चलेगा, और मैं इसको नीचे भी करेक्ट कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पर ये B ठीक है। अब मुझे जो मेरी PQ की वैल्यू मैंने वो D रखी, तो यहाँ से जब मैं D की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास में आएगा वेक्टर B मल्टीप्लाई वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 और अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B, और डिस्टेंस पॉजिटिव होती है तो हम उसको मोड के अंदर बंद कर देते हैं। ये मेरे पास में एक फॉर्मूला बन जाता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ऐसा कुछ ही, अगर दो पैरेलल लाइंस हैं उनके बीच का डिस्टेंस ये हुआ। तो ये हमने आज देखा कि पहले तो चीज़, अगर दो पॉइंट्स दिए हैं तो उनके उनसे जाने वाली लाइन की फॉर्म इक्वेशंस क्या होती हैं फर्स्ट बॉक्स में, सेकंड बॉक्स में हमने इसकी कार्टेशियन फॉर्म देखी। फिर अगर लाइंस है, स्क्यू लाइंस है जो नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग है, उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने मेजर किया। वो डिस्टेंस तभी होगा जब दोनों से परपेंडिकुलर हमें एक लाइन मिल जाए, तो यहाँ पर हमारे पास में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया। उसी को कार्टेशियन फॉर्म में भी हमने देखा क्या कैसे निकाल सकते हैं। स्क्यू लाइंस के बाद में फिर हमने पैरेलल लाइंस की बात की, अगर पैरेलल लाइन से उनका डिस्टेंस निकालना है, जहाँ पर लाइंस जो है उनका जो डायरेक्शन वेक्टर है जिसके वो पैरेलल है B1 ही है दोनों में सेम, तो हमने उसको मैं B1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसको, उसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला आया ये D का डिस्टेंस का। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।